वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड है। यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम जो कि 2022 में अपकमिंग मंथ में आपका होने वाला है, इससे रिलेटेड हम यहाँ पे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपका पूरा सिलेबस में कवर करने की कोशिश करूंगी आज की इस वीडियो में। और आने वाले जो प्रैक्टिस सेट होंगे यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड, तो जो सिलेबस कवर कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का करेंगे। टर्म्स एंड फॉर्म्स मोमेंट्स भी हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के फॉर्म में। विलियम शेक्सपियर इंपॉर्टेंट हैं आपके सिलेबस में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिलेबस में है। वर्ड्सवर्थ भी हैं, साथ ही साथ जॉन गाल्सवर्दी और मिल्टन से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो प्रिपेयर हो जाइए इस सेशन के लिए और आपके पास टाइम होगा क्वेश्चन का आंसर करने का। जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन आज का विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और उससे पहले आप सभी इसको लिंक को इस वीडियो के शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और साथ ही साथ पेपर पेन अपने पास रखो। फैक्ट्स भी हम कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे होगा आप सभी के सामने। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा, पेंडिमोनियम से रिलेटेड है। इज द वे मिल्टन क्रिटिसाइजेस व्हाट इंस्टीट्यूशन। ये क्वेश्चन जो हमारा बन रहा है ये पैराडाइज लॉस्ट से बन रहा है। पैराडाइज लॉस्ट में इस वर्ड का डिस्क्रिप्शन है, डिस्कशन किया गया है, मिल्टन ने क्रिटिसाइज किया गया है किस इंस्टीट्यूट को इस वर्ड के थ्रू। पैंडिमोनियम, पैंडिमोनियम जो था ये एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग इरेक्टेड इन हेल। ठीक है, आपको ये पता होगा हेल में जो बिल्डिंग एक बनाई जाती है, जो फॉलन जो एंजल्स होते हैं उनके थ्रू, तो वहां पे पैंडिमोनियम वर्ड जो होता है उस बिल्डिंग का नाम दिया जाता है पैंडिमोनियम। आपको इसका आंसर देना है, ऑप्शन है द किंग, प्रिजन, इंग्लिश पार्लियामेंट या चर्च। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर देना है कि किसके बारे में, किस इंस्टीट्यूट के बारे में जॉन मिल्टन ने इस वर्ड के थ्रू उसको क्रिटिसाइज करा हुआ है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से जो करेक्ट आंसर फ्रेंड बैठेगा वो हमारा ऑप्शन डी होगा। चर्च को उन्होंने क्रिटिसाइज करा हुआ है, तो ये ऑप्शन में हम टिक करते हैं, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा, फिर से मिल्टन से रिलेटेड है, पैराडाइज लॉ से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहा। व्हाट इज द थीम प्रेजेंटेड बाय मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने किस थीम को प्रेजेंट करा हुआ है, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। और बहुत लोगों को आप में से आंसर भी इसका पता होगा क्योंकि ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन है। आप बहुत से वीडियोस देखते हो चैनल पे, अलग अलग चैनल पे, वहां पे भी मैक्सिमम क्वेश्चन को करा जा चुका है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो कि थोड़े अलग तरीके से पूछे जाते हैं, कुछ हम डिफाइन करेंगे आज के अपने इस वीडियो में, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी मैं। तो थीम बताना है मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट का, 1667 का ये वर्क है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जान लीजिए, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड 10 बुक्स में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था यहाँ पे, और उसके बाद आपका जो 1674 में पब्लिश हुआ है विद 12 बुक्स। ओके, तो इसका हम थीम डिस्कस कर रहे हैं चारों ऑप्शंस में से। बेटर टू rule in hell than in heaven, to justify the ways of God to man, how all the malice served by but to bring forth infinite goodness, grace and mercy, to be weak is miserable। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा थीम है पैराडाइज लॉस्ट का। आंसर के लिए आप जल्दी से कमेंट सेक्शन चैट बॉक्स में दे दीजिए मुझे, फिर हम आपसे आंसर डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है फ्रेंड ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसको आप टिक कर लीजिए, इसको आप मेंशन कर लीजिए। ऑप्शन बी के बारे में बात हो रही है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, 1 to 26 लाइन्स, जो फर्स्ट 26 लाइन्स हैं पैराडाइज लॉस्ट की, वहां पे किस तरीके से मिल्टन ने बताया है कि मैं ये पोयम क्यों लिख रहा हूँ। क्योंकि एक एपिक पोयम लिखने के लिए जो उनको सोर्स चाहिए या जो बातें उन्होंने, इन्वोकेशन ऑफ गॉड, इन्वोकेशन ऑफ म्यूज उन्होंने किया हुआ है, साथ ही साथ अपना एक थीम को बताया, अपने ये लिखने के, इस पोयम को लिखने का जो उनका एक मोटिव था उसको बताया हुआ है। और लास्ट लाइन वो होती है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, मीन्स
इस चीज को बताने के लिए 1 to 26 लाइन, जब आप पैराडाइज लॉस्ट की फर्स्ट 26 लाइंस पढ़ते हो जहां पे इनोकेशन किया हुआ है जॉन मिल्टन ने, तो आपको उस लाइंस के थ्रू पता चल जाता है कि किस वजह से मिल्टन ने ये पैराडाइज लॉस्ट जो एपिक पोएम है ये लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स, मुझे थम्स अप करिएगा जरूर और लाइक कर दीजिए सेशन को अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो, इसके क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो, और एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आज हमारा इस वीडियो में। और आपको डेली इसी टाइम पे हम 7 o'clock पे नए वीडियो के साथ में डेली मैं आपसे रूबरू होंगी, तो इसके लिए स्टार्ट हो जाइए। हु इज सैटर्न्स डॉटर एंड सन? आपको इसमें आंसर देना है। ऑप्शन ए है केओस एंड नाइट, ऑप्शन बी है एडम एंड ईव, ऑप्शन सी है सिन एंड डेथ, ऑप्शन डी है बिलियाल एंड ब्लीजबब। बिलियाल एंड ब्लीजबब ये चार ऑप्शंस हैं, डी ऑप्शन हमारा है। तो आपको बताना है सैटर्न्स की डॉटर और सन कौन होते हैं पैराडाइज लॉस्ट में जिनके बारे में बात की गई है। देखिए ये कुछ कैरेक्टर्स हैं और कैरेक्टर से रिलेटेड फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनता है, चाहे वो आप पैराडाइज लॉस्ट से ले लो या आप मिल्टन की किसी वर्क से या शेक्सपियर की किसी वर्क से लो, जो प्लेज लिखे हुए हैं शेक्सपियर ने उसमें से, तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बनने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लेज है जैसे आपका है ट्वेल्थ नाइट एंड मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, साथ ही साथ रोमियो जूलियट, एज यू लाइक इट एंड मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेज हैं, इनको जरूर वॉच आउट करिएगा, जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा इनके कैरेक्टर्स के बारे में, इससे क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। तो सैटर्न की डॉटर एंड सन के बारे में हम इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं और ऑब्वियसली हमारा जो आंसर होगा, क्योंकि सैटर्न की बात हो रही है, एक फॉलन एंजल की बात हो रही है, इविल पर्सनैलिटी की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली वी हैव द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी मींस सिन एंड डेथ आर द डॉटर एंड सन ऑफ सैटर्न। ओके, तो ये हमारा आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीजबर्ग? ब्लीजबर्ग जो होता है सेकंड इन कमांड होता है पैराडाइज लॉस्ट में। अब देखिए आज के वीडियो में हमने पैराडाइज लॉस्ट से ही क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है और इसके बाद हम इम्पोर्टेंट जो इसी वीडियो में इम्पोर्टेंट अदर राइटर्स के बारे में ही बात करेंगे, पोएट्स के बारे में बात करेंगे। मीनिंग बताना है ब्लीजबर्ग का। पैराडाइज लॉस्ट में ये एक फॉलन एंजल होता है जो कि सेकंड इन कमांड होता है। आपको इसका आंसर देना है। सेकंड इन कमांड से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। हु वाज सेकंड इन कमांड ऑफ सैटर्न? तो ब्लीजबर्ग है वो आंसर। तो मीनिंग क्या है? ऑप्शन ए द प्रिंस ऑफ डेविल, ऑप्शन बी द प्रिंस ऑफ हेल, ऑप्शन सी लॉर्ड ऑफ लाइज या ऑप्शन डी है एंजल। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। ऑलराइट, ऑप्शन सी लॉर्ड ऑफ फ्लाइज इज द आंसर, जो कि हम बोलते हैं ब्लीजबर्ग को। ब्लीजबर्ग का अगर मतलब हम जानते हैं, समझते हैं, तो इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रूटस से रिलेटेड है। ब्रूटस इज गैप है यहाँ पे इन जूलियस सीजर। जूलियस सीजर की बात हो रही है तो प्ले की बात हो रही है, एक रोमन प्ले है जो कि शेक्सपियर ने लिखा हुआ है, आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। दिस वाज अ रोमन प्ले रिटन बाय शेक्सपियर और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है, किंग लियर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके उनके पर्सनैलिटी या किस तरीके से कौन सा उनको पोजिशन दी गई थी, जो कैरेक्टर्स थे उनके बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन ए है नोबल, ऑप्शन बी किंग, ऑप्शन सी प्रिंस, ऑप्शन सी डी है जनरल ऑफ रिपब्लिक। ब्रूटस की पर्सनालिटी क्या है, इस कैरेक्टर की पर्सनालिटी क्या है इस प्ले में, जो कि रोमन प्ले है विलियम शेक्सपियर का। जूलियस सीजर मेन जो प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, उसका नेम जूलियस सीजर है, उसकी मर्डर पे बेस्ड ऑन है ये पूरा पोएम जो प्ले है। आपको इसका आंसर देना है। तो इन चारों ऑप्शन में फ्रेंड अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। तो सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दीजिए इसको और साथ ही साथ बने रहिएगा चैनल पे, क्योंकि मैं कल भी आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट से लेके आऊंगी, अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगी, फैक्ट्स के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, सो दैट उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहो। ऐसा मेरा मोटिव होगा आपको इस सेशन को यहाँ पे इस चैनल पे लाने का। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव है। आपको क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन बने तो उससे आपको उसका आंसर भी पता चले, उसके फैक्ट्स पता चले, एक्सप्लेनेशन भी उसका पता चले। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, ही वाज द नोबेल इन जूलियस सीजर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन,
If it be true that good wine needs no bush, this true that a good play needs no epilogue. Which play are we talking about? देखिए ये कोटेशन की बात हो रही है यहाँ पे। अगर ये क्वेश्चन जो हमारा है, अगर ये सच है कि गुड वाइन के लिए किसी बुश की जरूरत नहीं होती, जो वाइन्स होती हैं उनके लिए किसी झाड़ियों की जरूरत नहीं होती, नीड्स नो बुश, तो ये भी सच है कि गुड प्ले के लिए एपिलॉग की जरूरत नहीं होती है। ऐसा किस प्ले में बात की गई है, जिस प्ले के बारे में हम बात कर रहे हैं? ऑप्शन ए मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, ऑप्शन सी मर्चेंट ऑफ वेनिस, या ऑप्शन डी है जूलियस सीजर। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है जिसके बारे में ये कोटेशन है या इस प्ले के बारे में बात हुई है। इन चारों में से जो आंसर की बात हम करेंगे फ्रेंड्स आगे, और ये शेक्सपियर के प्लेज हैं। देखिए ये सभी शेक्सपियर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेज हैं, ठीक है। एग्जाम में इनसे रिलेटेड या तो आपको कैरेक्टर के बारे में पूछा जा सकता है, या तो कोई कोटेशन आपका पूछा जा सकता है। कैरेक्टर, कोटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ आपका यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि कुछ फेमस लाइंस आपसे पूछा जा सकता है जिसके बारे में हमने बात की, और किस कैरेक्टर ने कहा है, किस स्पीकर ने इसको बोला है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, जूलियस सीजर से बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम बात करें तो वो है हमारा एज यू लाइक इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है ये शेक्सपियर का, और ये एक कॉमिक प्ले है, रोमांटिक कॉमिक प्ले है, एज यू लाइक इट। इंपॉर्टेंट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, ड्राइडन रोट अ प्ले इन ब्लैंक वर्ड्स, आइडेंटिफाई इट। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है उसके बारे में बात हो रही है, और उसी से रिलेट करता हुआ जॉन ड्राइडन ने भी प्ले लिखा हुआ है। तो वो प्ले कौन सा है, आपको उसका आंसर देना है इस क्वेश्चन में, जो कि स्क्रीन पे आप सभी के लिए रहा। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए है ऑल फॉर लव, ऑप्शन बी है ट्रेनिक लव औरंगजेब, ऑप्शन सी है ऑल इन लव, या नन ऑफ दीज। इन चारों ऑप्शंस में से आपका जो करेक्ट आंसर है वो आप मुझे यहाँ पे बताइए। विच वन इज द करेक्ट आंसर? एंड टोनी एंड क्लियोपैट्रा पे बेस्ड ऑन ड्राइडन ने कौन सा ऐसा प्ले ब्लैंक वर्ड्स में लिखा हुआ है? And if we talk about the answer, friends, here we have the answer, and yes, of course, you all have given the right answer. Option A. Okay, option A is the answer. All for love is the correct answer. ट्राइडेंट के प्ले की बात करते हैं तो ऑल फॉर लव है, जो कि एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा पे बेस्ड ऑन है, और ये एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा एक ट्रेजिक प्ले है विलियम शेक्सपियर का। ओके, दिस वाज अ ट्रेजिक प्ले बाय शेक्सपियर। ऑलराइट, next one we have here the question, the duration of the play Julius Caesar spread over a period of। जूलियस सीजर प्ले की बात हो रही है। देखिए कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने बन रहे हैं जो कि एग्जाम में आपका पूछ सकते हैं। तो जूलियस सीजर के ड्यूरेशन की बात हो रही है, क्या टाइम ड्यूरेशन था जूलियस सीजर का, कि वो कितने पीरियड में ये स्प्रेड ओवर हुआ है। ये प्ले जो लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, रोमन प्ले है विलियम शेक्सपियर का, ये ट्रेजिक प्ले है, हिस्टोरिकल प्ले की बात भी करते हैं हम। ऑप्शन है 6 वीक्स, ऑप्शन बी है 10 डेज, एंड ऑप्शन सी है फोर्टनाइट, एंड ऑप्शन डी है 6 डेज। तो करेक्ट जो आंसर की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो हमारा है ऑब्वियसली इट हैज द आंसर दैट इज 6 वीक्स। ओके, 6 वीक्स में का ये ओवरऑल ड्यूरेशन था इस प्ले का। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा। द ड्यूरेशन ऑफ अ प्ले जूलियस सीजर स्प्रेड्स ओवर अ पीरियड ऑफ 6 वीक्स। ओके, और ये 1599 के आसपास ये परफॉर्म हुआ है प्ले। ठीक है, लिख दीजिएगा इसको आंसर में, अपने इसको अपने नोट्स में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंटोनी, मार्कस, ब्रूटस, जूलियस सीजर एंड मेरुलस, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इस प्ले के हैं जो कि जूलियस सीजर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक मिथोस सिग्निफाइंग। देखिए ये क्वेश्चन हमारा अगर हम बात करते हैं तो टर्म से रिलेटेड हमारा आता है, टर्म्स एंड जो फॉर्म्स हैं, मूवमेंट्स हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है। तो मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक मिथोस सिग्निफाइंग, जो ग्रीक मिथोस से मिथ बन के आया हुआ है ये वर्ड जो है इंग्लिश का, आप ये क्या सिग्निफाई करता है?
इमेजिनेशन को सिग्निफाई करता है, चिल्ड्रन स्टोरीज को सिग्निफाई करता है, या अ स्टोरी प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड इसको सिग्निफाई करता है, या कैरेक्टर फ्रॉम दी पास्ट इसको सिग्निफाई करता है। आपको इसका आंसर देना है इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो चलिए आंसर की बात करते हैं। अगर आंसर की तरफ हम जाएंगे फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर होगा, जो कि मिथोस ग्रीक वर्ड से बन के आया हुआ है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो मिथ वर्ड है वो मिथोस से बन के आया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा है, ऑब्वियसली वी हैव दी सी आंसर, ऑप्शन सी। अ स्टोरी प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड यहाँ पे होगा, जो कि लोग बिलीव करते हैं कि ये स्टोरी है, एग्जिस्ट करती है एक तरीके की या नहीं करती, इन्वेंटेड है, कहीं ट्रू है, इस बारे में से बात होती है, तो उसको मिथ हम बोलते हैं कि एक पौराणिक, या आप बात कर लो कथा जिसको बोलते हैं हिंदी में, पौराणिक कथा। ठीक है, ये हमारा इसका हिंदी में मीनिंग आता है पौराणिक कथा। जैसे बोलते हैं ना ये मिथ है, दिस इज द मिथ, जैसे किसी रिचुअल की बात करते हैं, या कहीं हम जानते हैं किसी मंदिर वंदिर में, तो वहां पे बात होती है कि दिस इज मिथ, की आप यहाँ पे दर्शन करोगे तो आपकी जो मान्यता है या जो आपकी विश है, जो कामनाएं हैं वो पूरी होंगी आपकी, तो ऐसा मिथ होता है। तो पौराणिक कथा या उसको बोले स्टोरी प्लॉट ट्रू और इन्वेंटेड, पता नहीं होता कि वो ट्रू है या इन्वेंटेड है, बनाई गई, लेकिन लोग उस पर बिलीव करते हैं। So friends, here we have the question, denouement is related to, denouement किससे रिलेट करता है? इन चारों ऑप्शंस में से आपको इसका आंसर देना है। बट डेनाउंसमेंट क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। डेनाउंसमेंट जो होता है वो फाइनल आउटकम होता है किसी भी स्टोरी का, फाइनल आउटकम ऑफ अ स्टोरी। ओके, अब ये किससे रिलेट करता है ये बात करिए आप, इसको आंसर में मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। एनएसए, प्ले, लिरिक या एलेजी, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है, आप जल्दी से मुझे आंसर करिए इसमें। और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। डेनाउंसमेंट इज एन इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ अ स्टोरी रिलेटेड टू प्ले। किसी भी ड्रामा की स्टोरी में डेनाउंसमेंट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हम क्लाइमेक्स की बात करते हैं, रेजोल्यूशन की बात करते हैं, तो डेनाउंसमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट पार्ट रिलेटेड टू अ स्टोरी ऑफ अ ड्रामा और प्ले। तो करेक्ट हुआ, समझ में आया आप सभी को। नेक्स्ट चलते हैं, एन इकोलॉग इज, क्या है इकोलॉग, आपको इसका आंसर बताना है। इकोलॉग क्या है? अ शॉर्ट पोएम, अ लॉन्ग पोएम, पेस्टोरल पोएम या शॉर्ट डायलॉग, क्या है इन चारों ऑप्शंस में से? इसका आंसर मुझे करिए आप। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये स्क्रीन पे आप सभी के लिए, और इम्पॉर्टेंट भी है साथ ही साथ, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन। तो आंसर की बात करेंगे फ्रेंड्स, आप सभी ने आंसर कर दिया होगा अभी तक, तो ये रहा आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अ पेस्टोरल पोएम्स, जो कि रस्टिक लाइफ या शेफर्ड्स की लाइफ से रिलेट करता हुआ ये पोएम होता है, जिसको हम एकोलॉग बोलते हैं। और शेफर्ड्स कैलेंडर, वी हैव द फाइन एग्जांपल ऑफ एडमंड स्पेंसर, जो कि 12 सीजन्स के ऊपर, 12 मंथ्स के ऊपर उन्होंने ये पोएम लिखी हुई है। शेफर्ड्स कैलेंडर और शेफर्ड्स की लाइफ पे उसको हम एकोलॉग बोलते हैं। एंड पेस्टोरल पोएम होती है रस्टिक लाइफ या रूरल लाइफ को, जो कॉमन पीपल होते हैं उनकी लाइफ को रिप्रेजेंट करते हुए इस तरीके के शॉर्ट पोएम्स लिखे जाते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव द फुल टाइटल ऑफ कुबला खान इज कुबला खान, और क्या है कुबला खान? जल्दी से बताइए मुझे, ये किसका वर्क है? हु हैड रिटन दिस वर्क, दिस इंपॉर्टेंट वर्क कुबला खान, किसने लिखा हुआ है? जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करिए और मुझे बताइए कुबला खान के राइटर का नेम क्या है, जल्दी से। ओके, हु कंपोज्ड दिस? ओके, आंसर इन कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए, ठीक है, जल्दी से। और बात करते हैं इस पोएम की, तो ये एक पोएम है, क्या इसका फुल टाइटल है? द माइटी किंग, द किंग ऑफ जैनडू, या द विजन इन अ ड्रीम, या विजनरी पोएम, क्या है इसका फुल टाइटल इन चारों ऑप्शंस में से? जल्दी से आंसर करिए। फुल टाइटल के बारे में हम बात कर रहे हैं इस पोएम की, तो वो है हमारा ऑप्शन सी, अ विजन इन अ ड्रीम। ये पोएम जो थी, ये कुबला खान जो लिखी है, इसका आंसर अभी तक आपने कर दिया होगा। एंड
ऑब्वियसली एस.टी. कॉलरिज इज द आंसर। और ये ड्रीम विजन पोएम है जो कि कहीं ना कहीं इनको ड्रीम में ऐसी चीजें आती है, जब ये लिख रहे होते हैं तो इनको सपने में ऐसे आता है और वो लिखते हैं और फिर कोई इनको जगा देता है, ये उठ जाते हैं और सडनली वो पोएम पूरी कंप्लीट नहीं होती है। तो इसीलिए इसका जो फुल टाइटल है कुबला खान और अ विजन इन अ ड्रीम, अ फ्रैगमेंट। ओके, अ फ्रैगमेंट भी है इसका फुल टाइटल, पूरा इसको दिया गया है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं फिर से मेंशन कर दे रही हूँ यहाँ पे। कुबला खान, ये फुल टाइटल है, ध्यान दीजिएगा, और भी इसमें इंक्लूडेड है, अ विजन इन अ ड्रीम, अब फिर यहाँ पे ऐसे करके अ फ्रैगमेंट। ओके, अ फ्रैगमेंट which was written by S.T. Coleridge. ओके, सैमुअल टेलर कॉलरिज। ओपियम ईटर्स थे, इनको ओपियम का एक लत थी इनकी, और उसी के नशे में शायद थे ये, जो इनको सोना आ जाता है, ये सोते हैं और सडनली ये उठ जाते हैं, कोई इनको डिस्टर्ब कर देता है और एट दैट टाइम he had whatever he had seen in his dream, वो उसको लिखते हैं, उसको राइट डाउन करते हैं और ये जो वर्क है ये पब्लिश हुआ है 1816 में। ओके, 1816 में ये पब्लिश भी हुआ है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, द एक्सकर्सन was published in, एक्सकर्सन की बात हो रही है, किसका वर्क है इसको भी बता दीजिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में, किसने इसको लिखा हुआ है। The excursion was published in which year? आंसर करना है आप सभी को, किस ईयर में ये वर्क जो था ये पब्लिश हुआ है। एंड वी हैव द ऑप्शन हियर, ऑप्शन ए 1802, ऑप्शन बी 1812, ऑप्शन सी है जो 1820 ना, ऑप्शन डी है 1814। तो करेक्ट जो आंसर है इन चारों ऑप्शंस में से, इसकी हम बात करते हैं तो वो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी 1814 इज द टाइम जब ये पब्लिश हुआ है। और ये एक लॉन्ग पोएम है जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हुई है। तो ये एक रेक्लॉस का जो एक थी उसका एक पार्ट है, सेकंड पार्ट है। रेक्लॉस जो पोएम ये लिखने वाले थे विलियम वर्ड्सवर्थ, 3 पार्ट्स में लिखने वाले थे, बट दिस एक्सकर्सन इज द सेकंड पार्ट ऑफ द रेक्लॉस। एंड फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड पार्ट कभी इन्होंने ट्राई ही नहीं किया, है ही नहीं, लिखा ही नहीं है। तो सेकंड पार्ट एक्सकर्सन है जो कि रेक्लॉस से इंस्पायर्ड है, रेक्लॉस में ये इंक्लूडेड है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, वेयर वाज लिरिकल बैलेट्स रिटन? लिरिकल बैलेट्स की बात हो रही है, एक इंपॉर्टेंट, एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट पोएम है जो कि रोमांटिक एरा से बिलोंग करती है। आपको बताना है ये कहाँ पे लिखी गई है, किस जगह पे इसको लिखा गया है। ऑप्शन ए है कैम्बरलैंड हिल, कैम्ब्रिज, कॉन्टेक हिल या हॉशेड। तो ये करेक्ट जो आंसर है इसका ऑप्शन ए रहा। कैम्बरलैंड हिल में, लैंड हिल्स में ये पोएम जो थी लिरिकल बैलेट्स लिखी गई थी, 1798 में पब्लिश हुई है। कोलैबोरेशन वर्क है, आप सभी इसको बार बार बहुत से यूट्यूबर से जो आपको पढ़ाते हैं, जो टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, उनसे आप सुन चुके होंगे कि ये जो थी पोएम वो एस.टी. कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ की कोलैबोरेशन वर्क है, WW की। एंड साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ 23 पोएम्स हैं इस लिरिकल बैलेट्स में, जो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी, 19 ऑफ WW एंड 4 ऑफ कॉलरिज। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोएम है। स्टार्ट जो पोएम होती है ये लिरिकल बैलेट्स, वो कॉलरिज की पोएम से स्टार्ट होती है, एंशिएंट मैरिनर से, और एंड होती है वर्ड्सवर्थ के पोएम से। तो यहाँ पे ये रहा स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाल्सवर्दी से रिलेटेड, गाल्सवर्दी वाज अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट। देखिए बहुत बारी क्वेश्चन इनका नोबेल प्राइज से रिलेटेड पूछा गया है कि किस ईयर में नोबेल प्राइज इनको मिला था, बट ऑर्डर ऑफ मेरिट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू वर्ड्स। अगर हम गाल्सवर्दी की बात करते हैं तो आपको इस क्वेश्चन में यही आंसर करना है कि किस ईयर में इनको अवार्ड दिया गया था ऑर्डर ऑफ मेरिट का, 1911, 1921, 1925 या 1929। विच वन इज द करेक्ट आंसर? गो फॉर द राइट आंसर फ्रेंड्स। आपके सामने स्क्रीन पे ये चारों ऑप्शंस हैं, आप इनका आंसर जानते हो और बहुत बारी एग्जाम में आ चुका है, बहुत बारी ये अलग अलग जगह पे आपने प्रैक्टिस भी करी होगी, अलग अलग बुक्स में आपने पढ़ी भी होगी। गाल्सवर्दी को पढ़ा है तो आपने ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। इस टाइम
पॉइंट्स को पढ़ा होगा आपने। तो इसका जो आंसर है उसकी हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1929 was the time when he was awarded with the Order of Merit। अब आपको मुझे आंसर करना है कमेंट सेक्शन में कि in which year he was awarded with Nobel Prize। नोबेल प्राइज से किस ईयर उनको नवाजा गया था गॉल्सवर्दी को, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आंसर इन कमेंट सेक्शन, ओके, या चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से मेंशन कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप रिपीट करोगे तो आपका थोड़ा सा माइंड, एक जो होता है ना कि तेल लगाना, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। एंड ऑब्वियसली नो द राइट आंसर एंड गो फॉर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कल कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, जो कि आपके इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम से रिलेटेड होगा। तो 7:30 टाइम होगा आप सभी से रूबरू होने का मेरा इस प्रैक्टिस सेशन में, जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को माइंड में रखते हुए हम सभी आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ में डिस्कस करेंगे आपसे क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर एक बार लाइक कर दीजिए इस सेशन को और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए एंड गो फॉर द कमेंट। जो कि मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं वो कमेंट बॉक्स में आप उनका आंसर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंड कीप वॉचिंग इंग्लिश लिटरेचर विद इंग्लिश जोन। और इंपॉर्टेंट वीडियोज इस चैनल पे हैं, आप उनको जरूर एक बार वॉच आउट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।